हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का पाठ 12 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है तालियां मारने वालों का सच। इसके लेखक हैं ज्ञान चतुर्वेदी जी। इनका जन्म 1952 ईस्वी में हुआ है। इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ज्ञान चतुर्वेदी का जन्म झांसी के मऊ रानीपुर नामक कस्बे अर्थात गांव में हुआ था। इन्होंने रीवा से MBBS और MD तक की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने 400 से अधिक व्यंग लेख लिखे हैं। व्यंग का मतलब होता है कटाक्ष, ताना मारने जैसा लेख इन्होंने लिखा। इनके व्यंग प्रतिष्ठित यानी सम्मानित जाने माने पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं यानी छापे जाते रहे हैं। प्रेत कथा, दंगे में मुर्दा, विषाद बिच्छी है, खामोश, मेरी 51 व्यंग रचनाएं, नरक यात्रा, बारामासी, मारीचिका आदि इनके प्रमुख व्यंग संकलन हैं। इन्हें चकल्स पुरस्कार तथा कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है। इनके बारे में कह रहे हैं कि ज्ञान चतुर्वेदी जी का जन्म झांसी के मऊ रानीपुर नामक गांव में हुआ था। इन्होंने रीवा से MBBS और MD तक की शिक्षा प्राप्त की, ज्ञान लिया। इन्होंने 400 से अधिक व्यंग लेख लिखे। इनके व्यंग प्रतिष्ठित यानी जाने माने सम्मानित पत्र पत्रिकाओं में छापे जाते रहे हैं। प्रेत कथा, दंगे में मुर्दा, विषाद बिच्छी है, खामोश, मेरी 51 व्यंग रचनाएं, नरक यात्रा, बारामासी, मारीचिका आदि इनकी प्रमुख विशेष व्यंग संकलन है। इन्हें चकल्स पुरस्कार और कई राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे पढ़ते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग में व्यंगकार कहते हैं कि बेलाग बोलने का समय आ गया है। बेलाग का मतलब होता है बेधड़क, बिना डर के बोलना, परंतु सच बोलने की उम्मीद दूसरों से करते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी लड़ाई कोई और लड़ ले। अपनी हानि के भय से वे स्वयं गलत को गलत नहीं कहते। व्यंगकार कहते हैं कि इस तरह की दुनियादारी वाले लोग दुनिया नहीं बदल सकते। यहाँ पे लेखक ने लिखा है कि ये जो इन्होंने प्रस्तुत हास्य व्यंगकार हैं, ये इन्होंने लिखा है इसमें कि अब बेलाग यानी बेधड़क बोलने का समय आ गया है। बिना डरे बोलना चाहिए सभी को, परंतु लोग सच बोलने की उम्मीद आशा दूसरों से करते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी लड़ाई कोई और लड़ ले। अपने नुकसान और अपने डर से वे स्वयं गलत को गलत नहीं कहते। व्यंगकार कहते हैं कि इस तरह की दुनियादारी वाले लोग, ऐसी सोच वाले लोग दुनिया में कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। मुझे एक समारोह में बोलने का निमंत्रण था। समारोह का मतलब होता है कार्यक्रम। निमंत्रण यानी आमंत्रण देना, बुलाना। बोलकर बैठा तो कुछ मित्रों ने घेर लिया। बहुत सही बोले आप, एक ने कहा। हम तो आपको ही सुनने आए थे। मज़ा बांध दिया साहब। मज़ा बांधना यानी आनंद आ गया, आनंद जमा दिए, माहौल अच्छा बना दिए। एक और ने कहा, खूब खरी खरी सुना दी आपने। खरी खरी सुनाने का मतलब होता है भला बुरा कहना। एक बोले, चल पड़ी बातें, आप डरते नहीं, सच कह ही डालते हैं, रुकते नहीं। ऐसा ही होना भी चाहिए। हम तो कहते हैं कि अब समय आ गया है कि लोग बेलाग बेधड़क बोले, साफ बातें हों, ऐसी बातें जैसी होती हैं। बुद्धिजीवी श्रोतागणों का साहित्यिक समारोह यानी ज्ञानी बौद्धिक सुनने आए लोगों के साहित्यिक समारोह कार्यक्रम हो। बहुत से लेखक मित्र भी। एक लेखक मित्र ने, जो स्वयं यानी खुद भी बोलने वालों में से थे, कहा कि यार तुम्हें यह भी कह देना था कि इनकी कविता में इतना दोहराव है। दोहराव का मतलब कि कोई शब्द को बार बार बोलना, वह शब्दों की फिजूल खर्ची लगती यानी व्यर्थ का फालतू खर्च लगता है। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि मुझे एक कार्यक्रम में बुलावा आया बोलने के लिए, और जब मैं वहाँ पर बोल कर बैठा तो कुछ मित्रों ने, दोस्तों ने मुझे घेर लिया और कहने लगे कि आप बहुत सही बोले। एक ने तो कहा कि हम आपको ही सुनने आए थे, आपने माहौल बना दिया, मज़ा बांध दिया यानी आनंद आ गया। तो एक ने कहा कि आपने बहुत ही भला बुरा सबको सुना दिया। फिर ऐसे ही बातें चल पड़ी।
आप एक ने कहा कि आप डरते नहीं, सच कह ही डालते हैं, रुकते नहीं, और ऐसा ही होना चाहिए। कवि लेखक है, हम तो कहते हैं कि अब समय आ गया है कि लोग बेधड़क बोले, साफ बातें हो, ऐसी बातें जैसी होती हैं। बुद्धिजीवी यानी बौद्धिक ज्ञानी, सुनने आने वाले सभी श्रोतागणों का ये साहित्यिक समारोह है। बहुत से लेखक मित्र भी आए थे। एक लेखक मित्र बता रहे हैं कि वो ऐसे भी थे जो स्वयं भी बोलने वालों में से थे। उन्होंने कहा कि यार तुमने यह भी कह देना था कि इन कविता में इतना दोहराव है, एक ही शब्द इतनी बार आया है कि ऐसे लगता है कि ये शब्दों का फिजूल खर्ची है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे, यार तुम कहते ना जो हमसे छूट गया वो तुम कहते, हम कहते तो वे बुरा मान जाते, और हमसे बुरा न मानेंगे क्या? तुम्हारी बात और है यार, हम लोग तुमसे उम्मीद करते हैं कि तुम तो सच बोलोगे ही। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी बात और क्यों है, तुम्हारी क्यों नहीं? लेखक बता रहे हैं कि जब उन्होंने कहा कि आपको बोल देना चाहिए था कि ये सब कविता में जो शब्द बार बार आए हैं फिजूल खर्ची लगता है शब्दों का, तो उन्होंने उनसे कहा कि जो हम नहीं कह सके, हमसे छूट गया, वो आप कह देते। तो लेखक उनके मित्र कहें कि अगर हम कहते तो बुरा मान जाते। और लेखक बता रहे हैं कि फिर मैं उनसे कहा कि क्या हमसे बुरा नहीं मानते? तो उनके मित्र ने कहा कि तुम्हारी बात कुछ और है, तुमसे उम्मीद आशा करते हैं कि तुम सच ही बोलोगे। फिर लेखक करें कि मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारी बात और क्यों है, तुम्हारी क्यों नहीं? आगे पढ़ते हैं। स्वयं आप साफ क्यों नहीं बोल पाते? आप खुद सच क्यों नहीं लिख पाते? स्पष्ट यानी साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको क्या गलत लगता है और क्यों? पता है कि गलत है, पता है कि ठीक नहीं हो रहा है, बुरा भी लग रहा है, पर बोलने को राजी यानी तैयार नहीं। चाह रहे हैं कि कोई और यही बात कह दे। अभी 50 गलत काम उनसे निकलने हैं, इसलिए कैसे विरोध करें, विद्रोह करें, खिलाफत करें। काम के आदमी से पंगा लेना यानी दुश्मनी करना ठीक नहीं। फिर आज काम के न हो भी, पर कल हो भी सकते हैं। हिंदुस्तान में किस आदमी की कब उछट कर यानी उड़ कर कहाँ लग जाए, और कब वह जो कल जूतियाँ चटकाता घूमता था, जूतियाँ चटकाता यानी कि मतलब होता है व्यर्थ इधर उधर घूमता था, जूते चलाने की पोजीशन अर्थात अवस्था में पहुंच जाए। पता चलता है क्या? इसलिए गलत के विरुद्ध न तो खड़े होंगे न बोलेंगे। हाँ, चाहेंगे अवश्य कि उनकी बात कोई और बोल दे, उनकी लड़ाई कोई और लड़ दे, मज़ा आ जाए। क्या स्पष्ट बोल दिया आपने, वाह साहब! अब बातें साफ ही करनी होंगी, वरना यह दुनिया जीने के लायक अर्थात योग्य नहीं रह जाएगी। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि अपने मित्र से कि हमारी बात और है, आपकी क्यों नहीं? स्वयं आप साफ क्यों नहीं बोल पाते? आप खुद सच क्यों नहीं लिख पाते? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको क्या गलत लगता है और क्यों? पता है कि गलत है, ये भी मालूम है कि ठीक नहीं हो रहा है, बुरा भी लग रहा है, पर बोलने को तैयार नहीं है। चाह रहे हैं कि यह कोई बात कह दे। अभी 50 गलत काम निकालने हैं सामने वाले से, इसलिए तो विरोध कैसे करें, उनके खिलाफ कैसे बोलें। जानते हैं कि काम के आदमी से दुश्मनी लेना ठीक नहीं है, फिर भी आज के न भी हो, फिर कल हो भी सकता है। हिंदुस्तान में लेखक करें कि आदमी की कब कहाँ पे उड़कर लग जाए वह कोई जानता नहीं है। जो कल व्यक्ति इधर से उधर व्यर्थ घूमता है, न जाने कब जूते चलाने के पोजीशन में आ जाए, क्या पता चलता है। इसलिए गलत के विरुद्ध कोई खड़ा होना नहीं चाहता, न ही बोलना चाहता है। हाँ, वो ये ज़रूर चाहता है कि उनकी बात कोई और बोल दे, उनकी लड़ाई कोई और लड़ दे, तो मज़ा आ जाए, आनंद आ जाए। क्या स्पष्ट बोल दिया आपने, क्या साफ साफ बोल दिया, वाह साहब! लोग ऐसे बड़ाई करने लगेंगे। अब बातें साफ करनी ही होंगी, वरना यह दुनिया जीने के लायक अर्थात योग्य नहीं रह जाएगी। आगे पढ़ते हैं।
आपको बोलना चाहिए। आप बोलो बॉस। आप इसके विरुद्ध खिलाफ लिखो, हम चुप रहेंगे, पर आप बोलो। आपके बोलने में एक बात है, एक फोर्स है, गति है, रफ्तार है। बोलिए, हम तालियां बजा देंगे। हो सकता है कि कभी न भी बजा पाए, क्योंकि कभी उन्होंने हमें तालियां पीटते देख लिया तो वे बुरा भी मान सकते हैं। वैसे हम आपकी बातों का हार्दिक बहुत ही समर्थन करते हैं, यानी पुष्टि करते हैं, आपकी सहमति जताते हैं आपकी बातों से, पर क्या करें। लेखक बता रहे हैं कि लोग कहेंगे कि आपको बोलना चाहिए, आप बोलो बॉस। आप इसके विरुद्ध लिखो, हम चुप रहेंगे, पर आप बोलो। आपके बोलने में एक बात है, एक फोर्स है, रफ्तार है। आप बोलिए, हम बस तालियां बजा देंगे। हो सकता है कभी न भी बजा पाए, क्योंकि कभी उन्होंने हमें तालियां पीटते देख लिया तो वे बुरा मान सकते हैं। वैसे हम आपकी बातों का बहुत ही समर्थन करते हैं, पुष्टि करते हैं, पर क्या करें। आगे पढ़ते हैं। वे जानते हैं कि गलत हो रहा है, पर चुप हैं। वे गलत को बदलने की बात तो करते हैं, पर शायद उनकी असली इच्छा उस गलत में अपने हिस्से के जुगाड़ की है। जुगाड़ यानी व्यवस्था। वे गलत को भी तभी तक गलत मान रहे हैं जब तक कि कोई जुगत लगाकर वे स्वयं भी उस गलत में शामिल नहीं हो जाते, तभी चुप हैं। साथ ही उन्हें भय है कि कहीं वे लोग अपने साथ उनकी जगह आपको शामिल कर लें। तभी वे चाहते हैं कि मैं खुलकर गलत के विरुद्ध आ जाऊं, ताकि यह संभावना उम्मीद ही न रहे। जितना कंपटीशन प्रतियोगिता कम हो जाए बढ़िया है। सो वे आपके कहे या लिखे पर आपकी पीठ ठोक रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं। पीठ ठोक कर वे सीधे उनकी बैठक में जाएंगे कि जिनके विरुद्ध आपने बोला। वे उन्हें विस्तार से यानी विधिवत सारा किस्सा बताकर उनके करीब आएंगे। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि वे जानते हैं कि गलत हो रहा है, पर चुप है। वे गलत को बदलने की बात करते हैं, पर शायद उनकी वास्तविक इच्छा उस गलत में अपने हिस्से की व्यवस्था रहती है। वो अपना व्यवस्था चाहते हैं। वे गलत को तभी तक गलत मानते हैं जब तक उनका कोई जुगाड़ वहाँ पे नहीं लग जाता। वह स्वयं भी उस गलत में शामिल होना चाहते हैं, तभी तक चुप हैं। साथ ही उन्हें यह डर भी है कि कहीं वे लोग अपने साथ उनकी जगह आपको शामिल न कर ले। तभी वे चाहते हैं कि मैं खुलकर उनके खिलाफ आ जाऊं, ताकि उनके साथ हमारे जुड़ने का कोई संबंध ही न रह जाए, संभावना ही न रह जाए, उम्मीद ही न रह जाए। कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जितना प्रतियोगिता कम होगा उतना ही अच्छा होगा। वे आपके कहे या लिखे पर आपकी शाबाशी देंगे, प्रशंसा करेंगे। पीठ ठोकर वो सीधे उनकी बैठक में जाएंगे जिनके खिलाफ आपने बोला है, और वे उन्हें विस्तार से सारा कहानी बताकर उनके नज़दीक आ जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। वैसे पीठ ठोकने वालों में ऐसे भी बहुत से हैं जो गलत हो रहे के दिल से यानी मन से विरोधी हैं, उसके खिलाफ हैं और गलत को बदलना भी चाहते हैं। बस वे ये चाहते हैं कि यह काम कोई और कर दे, कोई और बोले, कोई और लिखे, कोई और लड़े, कोई और ही इस दुनिया को बदल दे, और बदलने के बाद इन्हें सादर आमंत्रण यानी निमंत्रण करे कि पधारिए जनाब, बिछा दे जाजम यानी चटाई, और कोई और ये उस पर बैठें, लेटे लोटे, पाँव पसारें। वे गलत को बदलना चाहते हैं। उनका बस चले तो वे गलत की खटिया खड़ी कर दे। खटिया खड़ी करने का मतलब होता है मरने की स्थिति में पहुंचा दे, पर करते नहीं। वे दूसरों के जरिए कोशिश करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि खटिया आप खड़ी करें, चलिए कि आप ही खड़ी करें, पर उस पर से खटिया में तनिक यानी थोड़ा हाथ भी लगाने का इसरार करेंगे, तैयार होंगे तो वे विनती करेंगे तो वे नहीं पकड़ेंगे। चाहेंगे कि आप ही उठाओ और आप ही खड़ी कर दो। इसके बाद पीछे से आकर अकेले में तब जब खटिया का मालिक न देख रहा हो, वे आपकी पीठ ठोकेंगे कि प्यारे, मान गए कि क्या तो खटिया खड़ी की है आपने। वे वाह वाह करेंगे, हृदय से प्रशंसा अर्थात बड़ाई भी करेंगे,
पर साथ नहीं देंगे। आप गलत के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, इसके लिए वे मन ही मन आपका सम्मान करेंगे, परंतु बस इतना ही। उनसे यह उम्मीद करना, आशा करना कि वे अपनी तरफ से गलत का विरोध करेंगे या आपके साथ आएंगे, यह बात उनके साथ ज्यादती यानी नाइंसाफ़ी होगी। वे दुनियादारी समझते हैं, परंतु परेशानी यह है कि दुनियादारी समझने वाले कभी दुनिया को बदल नहीं सकते। यहाँ पे लेखक ने कहा है कि वैसे पीठ ठोकने वाले में से बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो गलत हो रहे के खिलाफ खड़े भी होते हैं, दिल से उसका विरोध करते हैं और गलत को बदलना भी चाहते हैं, लेकिन बस वे यही चाहते हैं कि यह काम कोई और कर दे, कोई और बोले, कोई उनके खिलाफ लिखे, कोई उनके खिलाफ उनसे लड़े, कोई और ही इस दुनिया को बदल दे। और बदलने के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे कि आइए जनाब पधारिए, आइए महाशय पधारिए, चटाई बिछा देंगे कोई और, ये उस पर लेटेंगे, बैठेंगे, लोटेंगे, पाँव पसारेंगे। वे गलत को बदलना चाहते हैं, उनका बस चले तो वे गलत करने वाले की खटिया कड़ी कर दे, यानी उनको मरने की स्थिति पहुंचा दें, पर वे करते नहीं हैं। वे दूसरों के माध्यम से कोशिश करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि खटिया आप खड़ी कर दे, कोई और खड़ी कर दे, चलिए कि आप खड़ी भी करें, पर उस तरफ से खटिया में यानी उनके साथ तनिक भी खड़े होने के लिए भी तैयार नहीं होंगे, साथ देने के लिए तैयार नहीं होंगे। चाहेंगे कि आप ही अकेले लड़ो और आप ही इसको निपटाओ। इसके बाद पीछे से आकर अकेले में, एकांत में, तब जब खटिया का मालिक न देख रहा हो, अर्थात जिसके विद्रोह में आप खड़े हुए खिलाफ में वो न देख रहा हो, तब वे आपकी पीठ ठोकेंगे, आपको शाबाशी देंगे और कहेंगे प्यारे मान गए कि आपने क्या खटिया खड़ी की है। और वो आपकी वाहवाही भी करेंगे, मन से आपकी बड़ाई भी करेंगे, प्रशंसा भी करेंगे, पर आपका साथ नहीं देंगे। आप गलत के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, इसके लिए वे आपका मन ही मन सम्मान भी करेंगे, परंतु बस इतना ही करेंगे। उनसे यह आशा रखना कि अपनी तरफ से गलत का विरोध करेंगे, आपके साथ आएंगे, यह बात उनके लिए नाइंसाफ़ी होगी। वे दुनियादारी समझते हैं, लेकिन परेशानी यही है कि दुनियादारी समझने वाले कभी दुनिया में परिवर्तन नहीं ला सकते, दुनिया को बदल नहीं सकते हैं। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है। इसको आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इसका जो प्रश्न उत्तर आपको बाद में दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।